हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पे जो परटर्बेशन है इसका मतलब है स्मॉल डिस्टरबेंस। जब किसी भी सिस्टम के अंदर स्मॉल डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं परटर्बेशन। और किसी भी सिस्टम में जब स्मॉल डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ही होती है मोस्ट ऑफ। और अगर वो जो डिस्टरबेंस उस सिस्टम के अंदर क्रिएट हुई है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। मींस जो परटर्बेशन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। बेसिकली इस मेथड में क्या होगा, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होगा उस हैमिल्टोनियन को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जिसको हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोलेंगे, और सेकंड जो पार्ट होगा उसको हम पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोलेंगे जो ऑब्वियसली टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस मेथड हैमिल्टोनियन इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। इस मेथड में हम हैमिल्टोनियन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। h इज इक्वल टू h नॉट प्लस h डैश। h क्या है यहाँ पे, टोटल हैमिल्टोनियन, और टोटल हैमिल्टोनियन किस को डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर, h नोट क्या है यहाँ पे, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और h डैश क्या है यहाँ पे, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है h नोट इज सिंपल अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और h डैश इज स्मॉल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन टर्म। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए सिस्टम इज आइसोलेटेड, मींस अगर मान लिया हमारे पास सिस्टम कोई आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सिंगल सिस्टम बिल्कुल मेरे जैसा, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। मींस उसका जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो उसके जो आइगन स्टेट है वो क्या होगी, स्टेशनरी होगी। मींस इस पॉइंट में क्या बताया, अगर हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा और उसकी जो आइगन स्टेट है वो किसके अंदर होगी, स्टेशनरी होगी, स्टेशनरी स्टेट के अंदर होगी। तो व्हेन ए सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड Hamiltonian is independent of time, then the eigenstate of the system are truly stationary system. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो सिस्टम था वो आइसोलेटेड था। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है, तो सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा तो उसका कुछ ना कुछ हैमिल्टोनियन होगा, और उसका अगर कुछ ना कुछ हैमिल्टोनियन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो सिस्टम हमारे पास स्टेशनरी स्टेट के अंदर नहीं होगा, वो सिस्टम किसी ना किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट में यही बता रखा है, इफ द सिस्टम इज ए पर्टिकुलर स्टेट साई एन, हमने यहाँ पे जो सिस्टम है उसको साई एन स्टेट के अंदर मान लिया, और उसका जो हैमिल्टोनियन है, एनर्जी स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन h नोट, तो उसका हैमिल्टोनियन क्या माना है, h नोट, तो वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, किसी ना किसी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। मींस वो सिस्टम हमारे पास स्टेशनरी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने कंसीडर कर लिया टाइम डिपेंडेंट ऑफ वेव फंक्शन साई एन। मींस हमने ऐसा एक वेव फंक्शन एज्यूम किया है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम के ऊपर डिपेंडेंट वेव फंक्शन एज्यूम क्यों किया है, क्योंकि हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन एज्यूम किया है। तो यहाँ पे हमने माना साई एन टी, मीन्स साई एन इज द फंक्शन ऑफ टी। क्या एज्यूम किया हमने, साई एन नोट है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए e की पावर माइनस आयटा ई एन टी डिवाइड बाई एच कट। ये हमने एज्यूम किया है या माना है वेव फंक्शन जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो ई एन है, ई एन क्या है, आइगन वैल्यू है किसका, साई एन स्टेट का। ठीक है, तो वेयर ई एन इज द आइगन वैल्यू फॉर द स्टेट साई एन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मानी एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो यहाँ पे इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही इसको सोल्व करेंगे। तो द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन टाइम, अगर किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा तो उस सिस्टम का जो एनर्जी है नो लॉन्गर कांस्टेंट, उस सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट नहीं करेगा। मींस उसका सिस्टम का जो एनर्जी हो सकता है वो वेरी करे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस द बिहेवियर ऑफ सिस्टम डिस्क्राइब सोल्विंग टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर
ये कंडीशन आती है कि सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर ये कंडीशन आती है तो हम यहाँ पे उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एच साई, यहाँ पे जो एच है, एच इज द फंक्शन ऑफ टी, और एच साई इज इक्वल टू क्या है, माइनस एच कट करली साई बाय करली टी। ये होती है हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो मोस्ट ऑफ केस में हम ये जो इक्वेशन है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता कर पाते, तो इन मोस्ट ऑफ केस द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। काफी केस में इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है हमें नहीं मिल पाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ हैमिल्टोनियन अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी। मीन्स जो टाइम डिपेंडेंस ऑफ हैमिल्टोनियन है वो एक्सटर्नल एजेंसी के कारण या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ही ऐसा होता है कि वो जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करे। इसका हमने एग्जांपल ले रखा है, एटम एक्सपोज टू लाइट। हम जब किसी एटम के ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल करते हैं तो उसका जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। इन सच ए केस द हैमिल्टोनियन इज सपोज टू बी फॉर्म ऑफ टू पार्ट। तो यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा। पहला जो पार्ट है जो वो होगा हमारे पास अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और सेकंड पार्ट पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, हैमिल्टोनियन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एच नॉट। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स सिंगल सिस्टम का हैमिल्टोनियन एच नॉट होगा। और एच डैश, यहाँ पे जो एच नॉट है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे जो एच डैश है, एच डैश इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो टाइम का फंक्शन है यहाँ पे। एच डैश द इंटरेक्शन टर्म, एच डैश ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ सिस्टम। मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो उस सिस्टम के अंदर पर्टर्बेशन या स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है उसको हमने एच डैश से डिनोट कर दिया और वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन को हमने लिख दिया, ये फर्स्ट पॉइंट में भी था, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच डैश। एच नॉट यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है जिसको हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन बोलेंगे, और एच डैश यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल एजेंसी के कारण, उसको हम क्या बोलेंगे, एच डैश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मानी थी। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो हमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड नहीं होता, तो वी डील द प्रॉब्लम इन डिफरेंट मैनर। तो हम किसी दूसरे मेथड से इन प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां से जो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है उसका मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब तक उसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसके बारे में हमने जाना कि क्या होती है, कैसे उसके अंदर पर्टर्बेशन अराइज होती है। अब उसका मैथमेटिकल, और यहाँ पे हम कुछ चीज सपोज करेंगे और कुछ रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये है, आप कोई भी वीडियो देख के डायरेक्ट देख के नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको पेन कॉपी में नोट करना साथ के साथ जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में पेन कॉपी लें और साथ के साथ नोट कर लें ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टेट। अब हम पता करेंगे कि कौन सी स्टेट के अंदर सिस्टम है, कितना उसके अंदर जो पर्टर्बेशन है वो कितना टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेट साई एन डिनोट द कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो साई एन है वो कंप्लीट सेट है किसका, आइगन फंक्शन ऑफ एच नोट का। मीन्स साई एन आइगन फंक्शन है किसका, एच नोट का। और हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया जो एच नोट और साई एन इक्वल है किसके, ई एन साई एन के। और यहाँ पे जो ई एन की जो वैल्यू है हमारे पास, ई एन की वैल्यू आएगी हमारे पास एच ओमेगा, सॉरी यहाँ पे एच कट आएगा। ये वाली जो इक्वेशन है हम इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, पर आगे जो हम फर्मी गोल्डन रूल देखेंगे उसके अंदर इसका यूज होगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर ली कि हमारे पास एच नोट साई एन इक्वल है किसके, ई एन साई एन के। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच फॉर स्टेट साई एन। तो हमने यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मानी
साई स्टेट के लिए, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है टाइम डिपेंडेंट, आयटा एच कट करली साई बाई करली टी इक्वल टू एच साई। और यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास साई की वैल्यू होनी चाहिए, और साई क्या है यहाँ पे वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन हमारे पास कैसा होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। तो अब हम एज्यूम करें इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या जो वेव फंक्शन है उसको एज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ सच सिस्टम। तो एनर्जी आइगन स्टेट क्या होगा इस सिस्टम का, वो भी हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, साई टी इक्वल टू समेशन अल्फा एन, या फिर अल्फा की जगह आप ए भी यूज कर सकते हो, अल्फा एन टी। अल्फा एन है वो फंक्शन है किसका, टाइम का, मीन्स वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। फाई एन इज द फंक्शन ऑफ आर, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये टाइम का फंक्शन नहीं है, और ई की पावर माइनस आयटा ई एन टी डिवाइड बाय एच कट। तो ये हमने साई की वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर ली, जो एनर्जी आइगन स्टेट है उसकी वैल्यू हमने ये मान ली। अब ये जो वैल्यू है इसमें ये जो अल्फा एन है जो फंक्शन है किसका, टाइम का, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और जो फाई एन है जो फंक्शन जो टाइम का फंक्शन नहीं है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 4 है जिसमें हमने साई की वैल्यू निकाली है, ये साई की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे साई है, यहाँ पे साई है, ये इन दोनों जगह हम साई की वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ पे जो एच है, एच की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, एच को बेसिकली 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट किया था, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस एच डैश। तो इस हैमिल्टोनियन की वैल्यू भी, इस इक्वेशन नंबर 1 को भी हम यहाँ पे पुट करेंगे एच की जगह। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है, और यहाँ पे हमने ये साई की वैल्यू रख दी, ये वाली टर्म एज इट इज कर ली एच कट बाय कर ली टी, और ये कंप्लीट साई की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, और ये यहाँ पे साई की वैल्यू है। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे u इंटू वी मेथड लगा के इसका डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद इस टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे, और ये वाली जो टर्म है एच नोट प्लस एच डैश, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले एच नोट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर एच डैश को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा एन है, अल्फा एन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने इसको लिख दिया अल्फा एन डॉट, डॉट यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस डॉट का यूज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा करते हैं, क्वांटम में बहुत कम करते हैं, पर यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। तो इसका इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करने के बाद और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आ जाएगी ये, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव किया, इस टर्म का डेरिवेटिव किया, और इक्वल टू में क्या आएगा, इस एच नोट की जो मल्टीप्लाई करवा के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है हम उस टर्म को क्या कैंसिल कर देंगे, जैसे ये एच कट से यहाँ पे एच कट कैंसिल हो रहा है, तो इस एच कट को हमने कैंसिल कर दिया। आयटा आयटा क्या हो जाएगा, आयटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1। और ये इक्वल में ये वाली टर्म कहाँ से आई, ये वाली टर्म आई जब हम इस एच नोट को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस इस एच डैश को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इक्वल टू में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पे हमने इस टर्म का डेरिवेटिव किया u इंटू वी से, u इंटू वी से करेंगे तब हमारे पास ये टर्म आएगी कंप्लीट, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके इक्वल में ये टर्म आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये रही हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 का पुट करेंगे, और जहां पे एच नोट साई एन है वहां पे हम ई एन साई एन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कहां पे हमारे पास एच नोट साई एन है, हमारे पास यहाँ पे एच नोट साई एन है, तो यहाँ पे हम एच नोट साई एन की जगह ई एन साई एन पुट कर देंगे, और जहां जहां एच नोट साई एन है वहां पे हर जगह। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एच नोट साई एन इक्वल टू ई एन साई एन। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ओनली यहाँ पे ही पुट होगी क्योंकि यहाँ पे ही एच नोट साई एन है, बाकी की टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को और इस टर्म को आगे सोल्व करने के लिए जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है
ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद एक तो टर्म हमारे पास बचेगी ये, और इक्वल टू में टर्म दूसरी कौन सी बचेगी हमारे पास, ये वाली टर्म बचेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही किया है कि इन दोनों टर्म को कैंसिल करने के बाद इस टर्म के इक्वल में हमने ये टर्म लिख दी, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन था। यहां तक इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे। तो एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर साई की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव किया टाइम के रिस्पेक्ट में, u इंटू वी फॉर्मूला लगाया। तो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ये लिख दिया, u इंटू वी से डेरिवेटिव आप कर सकते हो। ये डेरिवेटिव किया, जो टर्म कैंसिल हो रही थी एच कट से एच कट ही कैंसिल हो रहा था, और आईटा इंटू आईटा स्क्वायर होके -1 हो रहा था। और साथ में क्या किया, ये एच नोट प्लस एच डैश है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की। आप साथ के साथ करते रहना इसको, तभी होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी। इस टर्म के आने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया। एच नोट साई एन की वैल्यू की जगह हमने क्या पुट किया, ई एन साई एन। और एच नोट साई एन हमारे पास सिर्फ इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे था, तो इसकी जगह हम ई एन साई एन रख देंगे। ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ये और ये टर्म क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब इस टर्म को सोल्व करना है इक्वेशन नंबर 5 को। तो इक्वेशन नंबर 5 के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। हम दोनों तरफ, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है हमने यहाँ पे भी लिख रखी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से साई के स्टार से, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 ये है, इसको हम साई के स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आईटा एच कट एज इट इज, अल्फा एन डॉट एज इट इज, और ई की पावर ये वाली टर्म एज इट इज। और यहाँ पे क्या रहता है, फाई एन हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके कॉन्फ़िगरेशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साई स्टार के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी टाउ। और सेम एज इट इज हम इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म उनको हमने बाहर निकाल लिया। और अल्फा एन ई की पावर आईटा एन टी और डिवाइड बाय एच कट, यहाँ पे एच कट आएगा। और कांस्टेंट टर्म बाहर रखी, और अंदर हमने साई की स्टार एच डैश, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमने बाहर निकाल ली, इंटीग्रेशन कर दिया है किसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, साई के स्टार के साथ। तो साई के स्टार के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया इन तीनों टर्म का, ये आ गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, नाउ यूजिंग ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे हमने ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन का यूज किया। और ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, साई के स्टार और साई के स्टार साई एन डी टाउ, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल के एन। डेल के एन के इक्वल होता है कब, ये जीरो कब होगा, जब एन के बराबर नहीं होगा तब ये जीरो होगा। 1 कब होगा, ये 1 उस टाइम होगा जब एन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये टर्म है साई के स्टार डेल एन और डी टाउ, इसकी जगह हमने एक वैल्यू निकाली डेल के एन। ये वाली वैल्यू उठा के हम इस टर्म में पुट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा एच कट कंप्लीट टर्म एज इट इज। बस ये जो टर्म है इसकी जगह हमने डेल्टा के एन पुट कर दिया, बाकी का टर्म यहाँ पे एज इट इज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, बिकॉज इन लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये वाली जो साइड है, ऑल टर्म विल बी जीरो एक्सेप्ट के एच टर्म, मीन्स के एच टर्म को छोड़ के जितनी भी टर्म है इस लेफ्ट हैंड साइड में सबको हम जीरो कर देंगे। और उसका रीजन क्या है, ये कनोकर डेल्टा फंक्शन होता है, इसके कारण हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फंक्शन थे उसमें के एच टर्म को छोड़ के बाकी सब टर्म को जीरो कर दिया। तो जीरो करने के बाद हमारे पास बाकी आगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आईटा एच कट अल्फा के डॉट ई की पावर आईटा ई के। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एन था, अल्फा एन ई एन और एच कट। और जब के टर्म को छोड़ को सबके हमने जीरो किया तो आगे क्या आ जाएगा, अल्फा के डॉट और साथ में यहाँ पे जो ई एन था उसकी जगह भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। और बाकी के पूरी जो टर्म है वो एज इट इज। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, और जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है वो एज इट इज, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। उसके बाद द इंटीग्रल ऑफ साई के स्टार एच डैश फाई एन डी टाउ इन राइट हैंड साइड इट्स मैट्रिक्स टर्म, मीन्स जो राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म
और ये टर्म हमने क्या मान ली, राइट हैंड साइड में जो टर्म है इसको हमने एक मैट्रिक्स मान लिया और मैट्रिक्स के इसको एक मैट्रिक्स के जैसे माना। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और मैट्रिक्स के जैसे मानने के बाद हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा के एच डैश और एन। जैसे हम जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं वैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम ऐसे लिखते हैं। ये मैट्रिक्स ही बोलते हैं हम। जो मैट्रिक्स है इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, एच डैश के एन के इक्वल मान लिया। तो बेसिकली क्या किया है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मान लिया और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको इसके इक्वल मान लिया एच डैश के एन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, एच डैश के एन पुट करेंगे और फिर तो इक्वेशन नंबर 6 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो बाकी की जो इक्वेशन नंबर 6 है वो एज इट इज लिखी है हमने यहाँ पे, और ये वाली जो टर्म थी उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एच डैश के एन। ये टर्म आपको याद ही रखनी पड़ेगी अभी तक के लिए। और अब हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज किया इक्वेशन नंबर 7 से। ये वाली जो टर्म है इक्वेशन नंबर 6 की, इसको उठा के हम उस तरफ लेके जाएंगे और इसमें से जो कॉमन है वो हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और बाकी की टर्म हमने एज इट इज लिख दी। तो आइटा एच कट अल्फा डॉट के इक्वल टू इस e की पावर को उठा के हम उस तरफ लेके गए, तो उस तरफ लेके जाएंगे तो अल्फा एन e की पावर, और इनमें से जो कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा, e के माइनस ई एन, क्योंकि इस तरफ e के था उस तरफ क्या था, ई एन था। तो e के माइनस ई एन टी इंटू एच कट, और साथ में ये वाला जो फंक्शन है मैट्रिक्स वाला जिसको हमने मैट्रिक्स माना था उसकी जगह हमने पुट कर दिया एच डैश के एन। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ पे इस इक्वेशन को और सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया जो e के माइनस ई एन है डिवाइड बाई एच कट, इसको हमने पुट कर दिया ओमेगा के एन। e के माइनस ई एन डिवाइड बाई एच कट इज इक्वल टू ओमेगा के एन, जिसको हम बोहर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जिसको इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन जो आएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 से ही आएगी। ये जो आइटा एच कट है इसको उठा के हम इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाय में जाएगा, और बाय से ये आइटा एच कट यहाँ आएगा और आइटा एच कट यहाँ आएगा। इसको हम ऊपर लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो नेक्स्ट में टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट अल्फा एन डॉट आर, तो यहाँ से अल्फा जो टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है अल्फा एन डॉट के, अल्फा के डॉट, तो उसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हमने इस टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे। तो अब इस टर्म को सोल्व करना है और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 7 की, ये वाली टर्म उठा के उस तरफ लेके गए, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। और यहाँ पे जो एच डैश के एन है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली है मैट्रिक्स फॉर्म हमने मानी थी मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो इसकी जगह एच के एन की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब तो यहाँ पे हमने एच के एन की जगह वो वैल्यू पुट कर दी, बाकी का जो पूरा टर्म है वो एज इट इज रहेगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस अज्यूम दैट एट टाइम t नो चेंज इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम वैल्यू t, मीन्स जब हमारे पास टाइम t था तो जो एम्पलीट्यूड था उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं था, जब टाइम कितना था 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, वी रिप्लेस ए एन टी, जो ए एन है ए एन टी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ए एन नोट से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास ए एन है, ए एन टी इज द फंक्शन ऑफ टी, डॉट नहीं आएगा इसके ऊपर, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया ए एन टी को ए एन नोट के साथ, इक्वेशन नंबर 9 में जो राइट हैंड साइड में है। तो इसको रिप्लेस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, बाकी इक्वेशन एज इट इज है, ई के अल्फा के इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और ये वाली टर्म को हमने चेंज कर दिया। इसकी जगह पे क्या था इक्वेशन नंबर 9 में, ई एन के था और इसकी जगह हमने रिप्लेस करके ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमने, तो इसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से लेके t तक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी।
और ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर लिखा, जो कांस्टेंट पार्ट नहीं उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। और इस पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वो यूज किया हमने। एक बार अपर लिमिट पुट की, एक बार लोअर लिमिट पुट की, और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रखा। और उसके बाद हमने मान लिया जब ए के की वैल्यू ए के 0 अगर 1 के बराबर है तो यहाँ पे जो k है वो m के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ जो k है वो m के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो k है वो m के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम इस टर्म को 0 मानेंगे। और यहाँ की बात करें तो ये k m के इक्वल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1 मानेंगे। तो इक्वेशन नंबर 10 के बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म एज इट इज अल्फा के टी एज इट इज इक्वल टू आयटा एच कट इनवर्स, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखी। तो जो इक्वेशन नंबर 11 है हमारे पास, ये क्या बता रही था, अबो इक्वेशन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड, मीन्स हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड निकाल लिया। इसके बाद हम जो परटर्बेशन कांस्टेंट है वो निकालेंगे, परटर्बेशन कांस्टेंट इन टाइम। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन कहां से आई है, ये वाली इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 11 से। ये जो इंटीग्रेशन है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स वाली टर्म भी हमने बाहर निकाल ली, इसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, इसको बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन किस टर्म का होगा, ओनली ऑन इस टर्म का होगा। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी की टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो हमने यहाँ पे यही किया, 0 से t इसका इंटीग्रेशन किया, बाकी की टर्म हमारे पास एज इट इज है। और ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पावर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और लिमिट कितनी है, 0 से t। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट में तो 1 आ जाएगा और अपर लिमिट में ये t एज इट इज रहेगा। तो ये वाला फंक्शन एज इट इज, ये भी एज इट इज, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब ये जो टर्म है, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसकी पावर -1 है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो नीचे ऐसे लिख सकते हैं। अगर नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो बाकी का पूरा टर्म तो एज इट इज रखा हमने, इस टर्म को हम नीचे लेके आए तो इसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। बाकी का टर्म हमारे पास एज इट इज है। और इस इक्वेशन में आयटा इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो -1 हमने यहाँ पे लगा दिया और बाकी की टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। ये जो एच कट यहाँ पे लिखा और ओमेगा के एम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ mth स्टेट टू kth स्टेट इज गिवन बाय mth स्टेट और kth स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इक्वेशन 12 को पकड़ लो और इसका बोथ साइड इसका स्क्वायर कर दो तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरफ से भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ भी कंप्लीट का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी mth स्टेट की और kth स्टेट की। तो इक्वेशन नंबर जो 13 है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 13 है, ये कहां से आई, जो 12th इक्वेशन है इसका हमने स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पे ये इक्वेशन हमारे पास कहां से आई, तो ये इक्वेशन आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 से। एक बार फिर से देखते हैं इक्वेशन नंबर 13 क्या थी। इक्वेशन नंबर 13 ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 13, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 14। तो इक्वेशन नंबर 14 और 13 में सिमिलर टर्म क्या क्या है, ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज सिमिलर सेम है। और इस टर्म का e की पावर आयटा ओमेगा के एम टी और डिवाइड बाय माइनस में 1 है, सॉरी डिवाइड में नहीं, और टोटल का स्क्वायर। जब हम इस टर्म का सॉल्यूशन करेंगे, इस टर्म का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट इसका आंसर याद कर ले। अगर आपको जानना ही है तो हम वो बता भी देंगे अभी। तो इस टर्म का जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मान लिया, और इसका जो सॉल्यूशन हमने माना वो यहाँ पे है साइन स्क्वायर इनटू में ओमेगा के एम टी डिवाइड बाय 2। ये हमने उस टर्म का डायरेक्ट सॉल्यूशन मान लिया। अब ये सॉल्यूशन आया कहां से वो भी हम बता देते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज किया है। लाइक हमारे पास ये एक फंक्शन है और जिसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो इस फंक्शन का जो सॉल्यूशन है, इस टाइप के फंक्शन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, 2 आयटा e की पावर आयटा x/2 sin x/2। और जब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 आयटा sin x/2। और सेम एज इट इज जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 sin स्क्वायर x/2। और सेम एज इट इज हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 13 की जो टर्म है, इक्वेशन नंबर 13 की टर्म ये है हमारे पास। और जब इक्वेशन नंबर 13 की टर्म को ये टर्म और ये टर्म सेम है, जब इस टर्म को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद जो हमारे पास डायरेक्ट जो रिलेशन आएगा वो ये रिलेशन आएगा। तो ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट आया जो ऊपर वाले रिलेशन है उनसे हमने डायरेक्ट इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट किया। बेटर यही रहेगा कि आप इस रिजल्ट को याद कर लो। अगर याद नहीं रखना चाहते तो आपको फिर ये टोटली ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ये मैथमेटिक का एक रिलेशन है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है, ये परटर्बेशन थ्योरी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, इसका जो ग्राफ है वो कैसे ग्राफ इसका प्लॉट होगा। तो ग्राफ प्लॉट में हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा km t/2 और डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर km इसके वर्सेज और साथ में WKM इन इस टर्म के और इस टर्म के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा, ऊपर की तरफ वर्टिकल ये टर्म और हॉरिजॉन्टल ये टर्म। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये जो ग्राफ है वो जो सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसके जैसा है। तो ये था हमारे पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।